तो 2025 में ना सेबी म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब सवाल ये उठा है कि भाई एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। देखिए, ज्यादातर लोगों को तो यही लग रहा है कि इन नए नियमों से म्यूचुअल फंड सस्ते हो जाएंगे, पर क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सच है? चलिए आज की इस बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस नए बदलाव को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई अब तक पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। तो जो पुराना सिस्टम था उसमें सारे के सारे चार्ज, मतलब जितने भी खर्चे थे, वो एक ही फिगर में जोड़ दिए जाते थे, जिसे हम कहते थे टोटल एक्सपेंस रेशियो या TER। अब इससे होता क्या था कि ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब आते हैं नए सिस्टम पर, BER+ पर। देखते हैं कि सेबी ने इन सारे शुल्कों को, इन सारे चार्जेस को कैसे अलग अलग किया है। तो जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं कोर चेंज है वो ये है कि अब TER को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ है बेस एक्सपेंस रेशो यानी BER और दूसरी तरफ हैं दूसरे चार्जेस। चलिए अब इन दोनों हिस्सों को ना थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। तो ये जो बेस एक्सपेंस रेशो यानी BER है, ये वो फीस है जो फंड हाउस लेता है, मतलब फंड को मैनेज करने की, उसे चलाने की फीस। और जो दूसरे चार्जेस हैं वो हैं सरकारी फीस, जैसे कि STT, GST, स्टैंप ड्यूटी। ये पैसा सीधे सरकार को जाता है। तो फिर घूम फिर कर हम उसी सबसे जरूरी सवाल पर वापस आ गए हैं। क्या इस नए स्ट्रक्चर से एक इन्वेस्टर को सच में कोई बचत होगी? क्या पैसे बचेंगे? तो देखिए, इसका सीधा और सपाट जवाब ये है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब अभी के लिए, कुल खर्चा लगभग उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पहले लगते थे वो तो अब भी लगेंगे, उन्हें हटाया नहीं गया है। बस अब उन्हें अलग से लिस्ट करके दिखाया जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जो टैक्स पहले TER का पार्ट थे वो तो अभी भी देने ही पड़ेंगे, बस फर्क इतना है कि अब वो अलग से लिखे हुए दिखेंगे। तो जाहिर है कुल खर्चे में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, एक जगह है जहां इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, और वो जगह है ब्रोकरेज चार्जेस पर लगाई गई नई कैपिंग यानी नई सीमाएं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो ब्रोकरेज कैप पहले 8.59 बेसिस पॉइंट्स थी, उसे घटाकर अब 6.00 कर दिया गया है। और डेरिवेटिव्स के लिए ये 3.89 से सीधा 2.00 बेसिस पॉइंट्स पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खर्च में एक छोटी सी ही सही पर एक कमी की गई है, जिससे कुछ फंड्स को थोड़ा फायदा मिल सकता है। तो सवाल ये है कि अगर पैसा बहुत ज्यादा नहीं बच रहा है, तो फिर इस पूरे बदलाव का असली फायदा क्या है? इन्वेस्टर के लिए असली जीत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी जीत जो है ना, वो है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। सेबी के इस रिफॉर्म की असली वैल्यू इसी बात में है कि अब सब कुछ शीशे की तरह साफ होगा। तो अब एक इन्वेस्टर को क्या क्या एकदम क्लियर दिखेगा। पहली चीज, AMC यानी फंड हाउस मैनेजमेंट के लिए कितनी फीस ले रहा है। दूसरी चीज, सरकार को टैक्स और दूसरे चार्ज के तौर पर कितना पैसा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब अलग अलग फंड हाउसेस की फीस को कंपेयर करना, उनकी तुलना करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे एक बेहतर फैसला लेने में बहुत मदद मिलेगी। तो ठीक है, अब हमारे पास ये नई जानकारी है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर को अब फंड चुनते समय क्या सोचना चाहिए, क्या बदलना चाहिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है कि एक सस्ता फंड हमेशा सबसे अच्छा फंड हो, ये जरूरी नहीं है। किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कम लागत सिर्फ एक फैक्टर होता है, पूरी कहानी नहीं। तो किसी भी फंड को चुनते वक्त 3 चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक, उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। दूसरा, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। और तीसरा, क्या वो फंड किसी के फाइनेंशियल गोल्स के साथ फिट बैठता भी है या नहीं। और आखिर में यह पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक सस्ता फंड या एक बेहतर परफॉर्मेंस वाला फंड, एक इन्वेस्टर को आखिर चुनना क्या चाहिए। ये सवाल हमें ये भी याद दिलाता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ खर्चों को देखने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।